बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज के प्रोग्राम मुकाबिल में जिस तरह से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी, आज भी बात करेंगे। एक मफरूर शख्स जो कि इलाज की गर्ज से इस मुल्क से गया और अब मफरूर करार दे दिया गया है, उसको किस तरह से जजेस के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है उसमें खिताब की दावत दी जा सकती है। फवाद चौधरी साहब ने इस बुनियाद पर इस कॉन्फ्रेंस में जाने से माजरत कर ली और इसको ये भी कहा कि वकला का ताउन मुमकिन हो सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि मुंतज़मीन जो हैं वो गैर जानिबदारी का मुज़ाहिरा करें। मगर दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर जबर और घुटन का है। आसमा जहांगीर की कमी शदीद महसूस हो रही है। अदलिया के अंदर मनपसंद जजेस हैं, उनसे मनपसंद तरीक़ों के फैसले भी लिए जाते हैं। कुछ माजी की चीज़ें आज हारून साहब के ज़रिए, उनके तज़किये के ज़रिए अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे कि इनके दौर में अदलिया का माहौल किस तरह से था और इन्होंने अदलिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह हुक्म दिया गया था कि मुल्क के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। अब बड़ी खबर यह है कि पंजाब के हवाले से टास्क सौंप दिया गया है चंद अहम लोगों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से। बल्दियाती इलेक्शन के क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। और जूं जूं मौसम शदीद सर्द होता चला जा रहा है, गैस का बहरान भी शदीद होता चला जा रहा है, इसका हल क्या है, इसके हल के ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ तकरीबन एक महीना पहले सूडान के अंदर जो फौज ने मौजूदा मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटा, अब दोबारा सिविलियन हुकूमत को बहाल करने के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया है। इससे हमें क्या सबक मिलता है और इसका भी पस मंजर आपके साथ हम शेयर करेंगे। दीगर आम इशूज़ भी हैं। हारून साहब से पहले तो चौंका देने वाली, मैं कहूँगी हैरान को नहीं चौंका देने वाली बातें आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने अदलिया के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर साहिबा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है इस मौजूदा दौर में। देखिए, आपको पता है आसमा जहांगीर का इंतकाल का इस वक्त हुआ था जब वो नवाज शरीफ साहब से बात कर रही थी। वो बिल्कुल दोनों का एजेंडा सिंक्रोनाइज कर दिया गया था। मैं कहना नहीं चाहता था जो लोग इस दुनिया से चले जाएं उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनका जिक्र कम अज कम करना चाहिए अगर कोई मनफी पहलू हो, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं उस प्रोग्राम में शरीक था जिसमें उन्होंने कहा था कि मजहबी बुनियाद पर रियासत बन ही नहीं सकती और बन जाए तो चल नहीं सकती। इमरान खान के पास एक ब्रिटिश जज की डायरी महफूज है जो छापी मगर सिर्फ दोस्तों को भेजी। उसमें वो आसमा जहांगीर का ये कॉल नकल करता है कि हम मजहब से निकाल देंगे इस मुल्क को, देश निकाला दे देंगे। तो पहली बात तो ये, मैंने आपसे बहुत दिन पहले अर्ज किया था कि पीडीएम तो कुछ कर नहीं सकी। अब रास्ता ये निकाला गया है कि वकीलों के जरिए राय अम्मा हमवार की जाए। अब ये अजीब और गरीब बात है कि आप चीफ जस्टिस को बुलाते हैं और सदारत उससे कराते हैं और जी भर के उसकी तौहीन करते हैं जितनी की जा सकती है। जी, जी। यानी जो नुकात उठाए अली अहमद गुर साहब ने उसमें से बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फौजी ने गलतियां की हैं? फौज ने तो गलतियां की हैं, ठीक है, और क्या अदलिया ने नहीं की? जैसे मैंने कल अर्ज किया था, क्या सिविल अदारों ने नहीं की? मतलब एक इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि आप बलोचिस्तान को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फतह करने की कोशिश कर रहे हैं? बलोचिस्तान में गड़बड़ तो इंडिया कर रहा है और ममालिक कर रहे हैं, CIA उसमें शरीक है। पाकिस्तान तो अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है और इसमें वो कामयाब रहा है। अगर कोई लोग बेगुनाह लापता हुए हैं तो ये बड़ी ज्यादती की बात है, उसका तदारक होना चाहिए, लेकिन केस टू केस उसका जायजा लिया जाना चाहिए। उसमें बाद लोग अफगानिस्तान में हैं तो उसके लिए पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अच्छा, आप किस आदमी को सिंबल बना के पेश कर रहे हैं और इख्तितामी तकरीर उससे करवा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब से। जी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने कराया था? क्या ये कोई छुपी हुई बात है? तस्वीरें उसकी मौजूद हैं। जस्टिस क्यूम साहब को टेलीफोन किसने किया था कि बेनजीर को 7 साल कैद की सजा दे दी? अगर मोहतरमा के हवाले से जो बातें की गई थी कि कितने साल की सजा देनी है और सजाएं तय हो रही थी कि इतने साल के लिए जेल में डाल दो, इतने साल के लिए ये सजाएं आगे बढ़ा दो, और वो अदलिया की बात कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस क्यूम को उसी की वजह से मुस्तफी होना पड़ा। आज तक वो इस मुल्क में नहीं आए। उनके बेहाफ पे किसी ने मुझसे रब्ता किया, बहुत पहले की बात है,
और कहा कि फलां बुजुर्ग के पास जाएं और उनके लिए दुआ करें। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, जब लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करें तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अपना सिर्फ वही किस्सा नहीं है ना, देखें ना, एक पूरी तारीख है, कितने जजों को सेनेटर बनाया है नून लीग ने, एक जज को तो सदर भी बना दिया था मुल्क का, और जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है उनकी अदालत में हमला किया। अभी जजों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे जज इन्होंने मुकर्रर किए जब तक इख्तियार इनके पास था, और जब इख्तियार इनके पास नहीं रहा और वकीलों की तहरीक कामयाब हो गई तो फिर ये अदलिया ने खुद ही इख्तियार संभाल लिया। और क्या करते रहे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इनके साथ मिलकर, सारी दुनिया जानती है। कोई दुनिया का मुल्क होता, कोई दुनिया का मुहज़्ज़ब मुल्क होता जहां कानून का कोई जरा सा भी एहतराम होता, इस वाक़े के बाद शहबाज शरीफ साहब को सियासत से अलग हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, या उन पर पाबंदी लग जाती है हमेशा। तो ये कौन सा तरीका है? हारून साहब ये कहते हैं इंसाफ ही नहीं होता। किसी को एक सर्वे कराना चाहिए और बेहतर है कि गैलप वो सर्वे करे। सही है, ये के बारे में लोग क्या कहते हैं और वकीलों के बारे में क्या, दुरुस्त बात है। लेकिन हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं कि मुल्क मददगार, वो कहते हैं अदलिया के अंदर इंसाफ में नहीं होता। आप जरा बताइएगा कि इनके दौरे हुकूमत में अदलिया के लिए कितनी रिफॉर्म्स की गई, क्या इस्लाहात इन लोगों ने की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। उन्होंने क्या, हर एक ने अदलिया को और पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस हुकूमत ने भी नहीं की। उन्होंने नहीं की, अदलिया को हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और उसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक रिकॉर्ड है वो फौज का भी है। यानी बहुत से मुकदमात में, अब लंबी बात हो जाएगी, जस्टिस मुनीर से लेके अब तक बहुत से वाकयात हुए, लेकिन क्या सिविल हुकूमतों ने कोशिश नहीं की है ऐसा करने की? और इस्लाहात की क्या कोशिश की? मैंने आपसे कल भी कहा, हमेशा कहता हूँ, 1000 जजों की मजिस्ट्रेट से लेके तो हाई कोर्टों तक कमी है, उसको कमी को पूरा करने की कोई कोशिश नहीं करते। तो जो लोग, ये देखिए, ये सियासी तहरीक है। खुद मुंतजमीन परेशान थे, बार बार अली अहमद कोट साहब को रोक रहे थे और जज्बाती नारे लगा रहे थे। आपको याद है जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर में, ये ठीक है कि अदलिया की बहाली का मुतालबा दुरुस्त था, कैसी गंदी गालियां दी गई, इस पे फौज ने खामोशी इख्तियार की। जनरल कैनी ने लोगों को समझाया जैसे उन्होंने टेक ओवर किया कि भाई आप लोग सियासत में फरीक न बने। मैं आपको एक बड़ी अहम बात याद दिलाता हूं जो इससे पहले मैं कह भी चुका हूं, लिख भी चुका हूं, कि जनरल कैनी ने संभालने के बाद, जब वो सिपा सालार का मनसब संभालने के बाद पॉलिटिकल सेल बंद कर दिया था, लेकिन चंद हफ्ते में पता चला तो लूट मार इतने बड़े पैमाने पर कर रही है जरदारी की हुकूमत कि वो उसको बहाल करना पड़ा। अजय अपनी जिम्मेदारी तो ये महसूस करते नहीं। अदलिया में जो खराबी है उसको अंदर से भी दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, वकला भी उसमें कोई मदद नहीं करते, सियासी जमातें भी उसके लिए कोई तहरीक नहीं चलाती। उस तहरीक का नतीजा क्या हुआ? वकला तहरीक का, अदलिया तो बेहतर नहीं हुई, वकील ताकतवर हो गए और अपनी ताकत को उन्होंने किस काम के लिए इस्तेमाल किया सब जानते हैं, और अब भी किस काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसको एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाते। ठीक, मियां नवाज शरीफ साहब किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी बातें हो रही हैं कॉन्फ्रेंस में, जो भी तजावीज़ पेश की गई हैं, फ़ौरन हिकमत अमली बनाई जाए और हमारे साथ मिल के इस राह में जद्दोजहद की जाए। वो मिल चुके हैं, मिल के क्या जद्दोजहद की जाए? पीडीएम का प्लेटफॉर्म से चूंकि उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, एक गैलप से सर्वे कराएं या किसी और अदारे से, काबिल एतमाद अदारे से, तो वकला के बारे में अवाम क्या कहते हैं और फौज के बारे में क्या। ठीक
ठीक है, लेकिन हारून साहब, आज की कॉन्फ्रेंस जितनी थी या जो भी मामलात कल भी हमने देखे, उसमें तमाम तर जो जिम्मेदारी थी, मियां नवाज शरीफ साहब हों, अली अहमद कुर्द साहब हों या दीगर लोग हों, उन्होंने जिम्मेदारी पूरी फौजी क़यादत पर डाल दी। क्या इस तरह से क्या कि अपनी जान खुलासी की जा सकती है? जनाब वाला, इस मुल्क को आईन ने मुत्तहद नहीं रखा है। ये मुल्क लीबिया बन गया होता, खुदा न खास्ता सीरिया बन गया होता, इराक और अफगानिस्तान बन गया होता। इसको फौज ने मुत्तहिद रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे। इसका मतलब यह है कि सिविल अदारे इतने मजबूत होने चाहिए। तुर्की में किसने रोक दिया था मार्शल को? अवाम ने रोक दिया था। अवाम में शऊर होना चाहिए तभी ये, और सिविल अदारों को मजबूत होना चाहिए। वहां पुलिस काम आई थी, यहाँ आपने पुलिस के साथ क्या किया? ठीक है, लेकिन हारून साहब, वो तो कहते हैं कि आइन की पासदारी हम लोग ही करते हैं। कभी कोई एक ऐसा भी शख्स आया था जिसने कहा था कि आइन कागज का एक टुकड़ा है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। वो तो कहते हैं कि जो आइन की पासदारी नहीं करता वो मुजरिम है। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत बात है। जाहिर है आइन ही सुप्रीम है। जो माशरे आइन को सुप्रीम तस्लीम करते हैं वहीं अमन अमान होता है, वहीं इस्तेहकाम होता है, सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है, उससे माशी सरगर्मियां फरोग पाती हैं, मुल्क तरक्की के रास्ते पर चलता है। अगरचे तालीम भी जरूरी है, वो तो गलत बात है। सही, आइन ही की बालादस्ती होनी चाहिए। वकला ने आइन की बालादस्ती के लिए क्या किया? वकला तो निजाम इंसाफ की तबाही में हिस्सेदार हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए हारून साहब, मधु तो दोनों अतराफ से उन्होंने किया था। फवाद चौधरी साहब ने जाने से इनकार किया। आप समझते हैं कि उन्होंने अखलाकी तौर पर दुरुस्त किया, या हुकूमत को या फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ और मौजूदा दौर के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पर शेयर करना चाहिए था? देखिए, जाना चाहिए। अब वो पीटीआई की हुकूमत ने और कौन सा कोई मनसूबाबंदी ढंग की है कि इस मामले में कर लेते, अपनी पार्टी का हाल देख लें। जाना तो चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल एकतरफा होगा। देखिए, जहाँ मुल्क के चीफ जस्टिस को बुला के उसकी इतनी तौहीन और तहकीर की जाए तो, और फौज के खिलाफ इस तरह नारे लगाए जाएं गोया कि वही तमाम खराबियों की जिम्मेदारी है। बाकी तो सारा माशरा जो है माशाअल्लाह सारे औलियाई हैं। बाकी तो किसी में कोई खामी है ही नहीं, ना सिविल सर्विस में कोई खामी है, ना पुलिस में है, ना अदलिया में है, ना किसी में है। एक फौज ही तनहा जिम्मेदार है, न सियासी पार्टियों में है। ये सियासी पार्टियां जो खानदानों का हजारा बन गई हैं, मुफ्ती महमूद के फर्जंद अर्जुमंद, अब्दुल अचिक के, बादशाह खान के औलाद, नवाज शरीफ खानदान, इस पे भी तो किसी को बात करनी चाहिए। ठीक है, क्या वो फैज का शेर है कि यकजुबां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ? ठीक, हारून साहब, इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए, ये इत्तेफाक मुबारक हो। यकजुबां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ। सही, ये शहबाज शरीफ क्या लेने के लिए जाते हैं चीज को? वो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि एक कागजों का एक पलंदा है, ये कागज का फेंका जा सकता है, जो बिल्कुल गलत बात थी। ये भी कहा था ये दुम हिलाते हुए आते हैं। दुम हिलाते हुए मान क्यों जाते हैं? सही है, ये तो नवाज शरीफ साहब को अपने भाई शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए। हारून साहब, एक आखिरी सवाल, फिर हम आगे मूव करेंगे। हारून साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि नवाज शरीफ या नून लीग का जो बयानिया है फौज को लेकर, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पीडीएम बातें कर रही है या जो बयानिया वो लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि जजेस के कुछ तरफ से, वकला की कुछ तरफ से, और फिर इन सियासतदानों की तरफ से ये बातें आना फौजी क़यादत के खिलाफ, इनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी, या पीडीएम को आपको समझता है कि जोश मिलेगा उसे? नहीं, कोई तक़वियत। पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने आपसे बार अर्ज किया है, मैं अब भी अपने मौके पर कायम हूँ। ये अलग अलग डील करेंगे, ये दबाव डालते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुकदमा जो उन पर केसेस बन सकते हैं या बने, उसकी वजह से हरासा हैं, वो डील करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अलग डील करती है, इनकी बातों पर न जाएं। और नून लीग भी डील कर रही थी, हो नहीं सकी है, क्योंकि उनके मुतालबात माने नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे मुकदमा खत्म करें, मेरी बेटी के मुकदमात खत्म करें, और ये करें, और मुझे गिरफ्तार न किया जाए। भाई ये अदालतों का काम है। एक तरफ आप अदालतों के बालादस्ती के लंबरदार हैं, एक तरफ आप सड़कों पर अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। जब उन्हें सजा हुई
तो वो कहते रहे कि जज इसके जिम्मेदार हैं और 5 आदमी फैसला नहीं कर सकते। तो जज 5 ही होते हैं, 5 लाख जज तो कभी नहीं होते। 5 लाख जज बैठ के फैसला करेंगे, 5 करोड़ जज बैठ के फैसला करेंगे? तो उनको किसने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी? तिमारदारी के लिए उनकी साहबजादी की जमानत हुई थी, कितने बरस हुई गए वो तिमारदारी फरमा रही हैं। उनको छुट्टी के दिन हमजा की जमानत किसने मंजूर की थी? इनको तो अदालतों से हमेशा रिलीफ मिला है। सही, और नून लीग हमेशा बेनिफिशरी रही है। ठीक है हारून साहब, देखते हैं इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। अब एक और भी हम मामला है हुकूमत को, चलिए इन लोगों के महाज का तो सामने है, मगर एक और महाज है जो मुल्क में अमन अमान से मुताल्लिक है। टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात का मामला था उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी अब तक? कोई पेशरफ्त उसमें हुई नहीं है, डेडलॉक है। पेशरफ्त हो सकती है, बतदरीज हो सकती है, लेकिन अभी नहीं होगी। देखिए, उनसे नवाज शरीफ साहब ने जब तालिबान से मुज़ाकरात किए थे तो उन्हें बताया गया था, उन्हें ये मशवरा दिया गया था कि आइन के हुदूद में मुज़ाकरात करें जी, उसकी मुद्दत मुकर्रर करें। नंबर 3 ये कि इसमें मौलवी साहबान को शामिल न करें, वो इसको टेक ओवर कर लेंगे। और आपको याद है कि उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला था। अब भी जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं? उनके 3 मुतालबे हैं। एक तो ये कि कबायली इलाके जो शामिल किए गए हैं सूबे में, ये फैसला वापस लिया जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि उन्हें किसी तीसरे मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, किसी और मुल्क में एक अपना दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। गोया कि वो बिल्कुल जैसे तालिबान को इजाजत दी गई थी कतर में, उन्होंने दफ्तर खोला। फिर तालिबान ने तो अपने मुल्क की आजादी के लिए स्ट्रगल की, अफगान तालिबान। और तीसरा ये है कि उनके मशवरे से शरई कवानीन नाफिज किए जाएं। भाई ये नजरियाती कौंसिल हमने किस लिए बनाई है? इसको ताकतवर होना चाहिए और अवामी तहरीक के जरिए होना चाहिए, पुरअमन जद्दोजहद से होने चाहिए। आप यानी अंडर प्रेशर करना चाहते हैं उसमें और तो हुकूमत ने हारून साहब क्या कुछ शराइत रखी हैं या नहीं? ये इस सवाल के साथ मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आऊंगी। हुकूमत की शराइत बिल्कुल वाज़ेह है। मैं हारून साहब ब्रेक से वापस आके हुकूमत की क्या शराइत हैं वो आपसे जानूंगी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और वो कितनी मौसर साबित हो सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हम हारून साहब से बात कर रहे थे। हारून साहब, आपने टीटीपी के हवाले से जो शराइत है वो तो बताई, मगर हुकूमत ने कौन सी शराइत रखी है ये बताना भी बाकी है। हुकूमत की शराइत ये है कि टीटीपी वाले हथियार डालें, रियासत की रिट तस्लीम करें, नंबर 2। ठीक। नंबर 3 अलल ऐलान माफी मांगे जो कुछ उन्होंने किया है। और मगर ये कि एक मामले में बहुत नरमी इख्तियार की, जो कमेटी का इजलास हुआ, असेंबली की गालवन कमेटी का इजलास था जिसमें कुछ सरकारी अफसर भी शरीक थे, मेरे ख्याल बावर्ती लोग भी शरीक थे। ये कहा कि रिवायात का ख्याल रखा जाएगा, जिरगे के तरीके से काम लिया जाएगा और मफाहमत की कोशिश की जाएगी। देखिए अंदेशा इसमें क्या है? अंदेशा ये है, 2 प्रॉब्लम्स है। एक ये है कि दाइश से मिल जाएंगे, ठीक, और तालिबान परेशान है सूरत हाल में, इसलिए कि अभी कंट्रोल तो उनका मुकम्मल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खुद तालिबान अपने इस मखमसे की वजह से, कई एतबार से उनका मखमसा है, वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। एक ये तो उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं, निचली सतह पे कारकुन एक हैं और नजरियात भी इनके एक ही हैं, उसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। और खुद तालिबान, मैंने आपसे अर्ज किया था कि रफ्ता रफ्ता उनका मामला खुलेगा और लोगों को पता चलेगा, इतनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता न की जाए। वो पाकिस्तानी हुकूमत को कोई इस्लामी हुकूमत नहीं समझते। ये इनकलाबियों का बड़ा मसला होता है, ईरानियों का भी यही मसला है। आलम इस्लाम के किसी मुल्क से उनके अच्छे पुरजोश ताल्लुकात नहीं, इनका भी यही मसला है। और वो बाउंड्री को तस्लीम नहीं, सरहद को तस्लीम नहीं करते।
वो जो बाढ़ लगाई गई है, भाई बाढ़ एक मुल्क को ये हक नहीं है कि अपनी हिफाजत करे, उसके वो मुखालिफ हैं। तो वो पाकिस्तान ने फहरिस्त उन्हें दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं उन्होंने की, मुज़ाकरात शुरू किया हक्कानी ग्रुप की मदद से, खोस्त वगैरह में मुज़ाकरात हुए। अब वो शरात पेश कर रहे हैं और जाहिर है वो शरात तस्लीम नहीं की जा सकती। तो फिलहाल तो इसमें किसी डेवलपमेंट का इम्कान नहीं है। यानी ठीक, अब आपका ख्याल है कि आईनी तरमीम करके कौमी असम्बली ये बात कर सकती है और सेनेट पार्लियामेंट यानी दोनों ईवान मिलके कि वो कबायली इलाके को दोबारा शामिल कर दें। जब पाकिस्तान बना था तो 1951 तक, लियाकत अली खान के दौर तक, हर साल कुछ कबायली इलाका सेटल्ड एरिया बन जाता था। उसके बाद ये प्रोसेस रुक गया। इसके बाद ये अब आके अवामी तहरीक के नतीजे में जिसको कि अवाम की ताईद हासिल थी वहां, तो ये कैसे मुमकिन है? और ये कि वो इस्लामी कवानीन, वो कौन है हमें बताने वाले कि इस्लामी कवानीन क्या हैं? उनको क्या इदराक है इस बात का? तो वो कोई स्कॉलर हैं? वो तो ये जो सवात वगैरह में मैंने देखा था, एक सब्जी बेचने वाला था, एक ये जो होती हैं पहाड़ी मकामात पे ये जो गाड़ियां लाइनों पे चलाई जाती हैं, क्या वो ट्रेवलिंग के लिए, वो था। जी, जीपे वगैरह चलाते हैं। ये कोई स्कॉलर है। वो एक इनका होता था, वो मारा गया था, कमांडर मुस्लिम। उसने कहा हम बैंक नहीं चलने देंगे। मैंने कहा बैंक आपको कैसे नहीं चलने देंगे? उन्होंने कहा इसमें सूद लिया जाता है। मैंने कहा आपको मालूम है रसूलुल्लाह ने सूद पर कब पाबंदी लगाई थी? रसूलुल्लाह ने सूद पे आयात उतर आई और बहुत सख्त आयात हैं सूद पे, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको मौखर रखा उसके नफाज को, जब तक के सदकात का निज़ाम डेवलप नहीं हो गया। इसके बाद खुतबा हज्जतुल विदा में आपने फरमाया कि आज से तमाम सूद मनसूख किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद मनसूख करता हूँ। ठीक, आपको पता ही नहीं है, ये प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बदलना होता है। ये इस तरह इतनी आसानी से नहीं होता। सूद तो दायरा खत्म होना चाहिए। अब ये अनपढ़ लोग हैं, ना इनमें कोई स्कॉलर है, ना कोई असरी तकाजों को समझता है। आज के दौर के तकाजे क्या हैं, दुनिया बदल चुकी है, सही, उसमें नहायत एहतियात के साथ करना पड़ता है। अभी फिल वक्त इसमें कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अरुण साहब, इस कमेटी की तो आपने बात की, एक और कमेटी की बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन को लेकर तहरीक इंसाफ काफी ज्यादा संजीदा नजर आ रही है और इसी सिलसिले में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है कि अच्छे अच्छे नुमाइंदे ढूंढे जाएं। इस कमेटी के जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कितने आपको लगता है कि उनमें दमखम ऐसा है कि वो बल्दियाती इलेक्शन में कोई और तीर चलाएंगे? ये आपने खूब कहा, आला सतही कमेटी है। इस आला सतही कमेटी में सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कियानी, महमूद रशीद। अब अगर आप इसको आला सतही कमेटी कहती हैं तो आपकी मर्जी है। ये बयान किया गया आला सतही कमेटी है, करेंगे ये टिकटों का फैसला करेंगे। सैफुल्लाह न्याजी और आमिर कियानी पे बेशुमार इल्जामात हैं। आमिर कियानी के बारे में ये कहा जाता है तो ये तो भाई उन्होंने वो वजारत सेहत में भी गड़बड़ की और पार्टी में भी वो उम्मीदवारों से वो चंदा तलब करते थे। वो चंदा पता नहीं पार्टी के अकाउंट में जमा होता था नहीं होता था। महमूद रशीद साहब की बात तो चीफ मिनिस्टर साहब नहीं सुनते और खुद इमरान खान साहब मुझे बताते रहे कि ये उनके बारे में कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते और ये नहीं करते और वो नहीं करते। तो ये कमेटी क्या खाक करेगी? ये अच्छा। असल में तो चाहते ही नहीं है बल्दियाती इलेक्शन। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, हालात इनके लिए साजगार नहीं है, होंगे जमाती बुनियादों पर। ये अजीब बात है। देखिए इन्होंने तो 2 साल पहले अदारे बंद कर दिए, खत्म कर दिए थे और नए इलेक्शन भी नहीं कराए। फिर अदालत ने हुक्म दिया तो फिर मजबूरन इन्हें करना पड़ा। अब ऐसे इनकी मुद्दत पूरी हो रही है, अब तो चारा ही नहीं है ना। ठीक, तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतना जर्फ नहीं है हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में, पीटीआई समेत, कि वो अब शिकस्त के इम्कान को गवारा करे। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, या ये डिले करेंगे या गड़बड़ होगी। ठीक है, लेकिन ये एक आम बात है यूरोप में भी, अमेरिका में भी। खासतौर मैं बरतानिया की मिसाल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बरतानिया में हुकूमत एक पार्टी की होती है और लंदन का मेयर जो उसका सबसे अहम शहर है और जो मरकज है उसका माशी भी
और सियासी भी हिसाबी मरकज है, वहां पे मेयर कोई दूसरा होता है। मगर ये अदारे मिलजुल के काम करते रहते हैं। बल्दियाती अदारे नहायत अहम है। खुद इमरान खान साहब इसके बड़े वकील रहे हैं, उन्होंने इख्तियारात भी दिए, 30% बजट भी दिया। मुझे याद है कि जब उन्होंने पख्तूनख्वा में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन कराए तो इतने खुश थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे फोन किया, कहा कि वहां एक दर्जी कामयाब हो गया और इनकलाब आ गया और ये हो गया वो। फायदा हुआ यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों से क़यादत उभर सकती है, लेकिन यहाँ होंगी उनके लिए मुश्किलात, और वो हम देख चुके हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में वस्ती पंजाब में भी, शमाली पंजाब में भी नून लीग जीती, सही। और सिंध में भी इनका बड़ा बुरा हाल, कराची शहर में बड़ा बुरा हाल हुआ जहाँ इनकी मेजोरिटी थी। तो इनको अंदेशा है कि सियासी तौर पर नुकसान पहुंचे। इन अंदेशों को दूर करने के लिए हारून साहब क्या ये पंजाब में लीडर कौन है? उस्मान बुज़दार। हारून साहब, इन अंदेशों को दूर करने के लिए क्या ये बात दुरुस्त है कि एजाज चौधरी साहब ने जो साद रिजवी से तहरीक-ए-लिब्बैक के जो अब सरबरा हैं उनसे मुलाकात की है, तो इसमें कोई वो हिमायत हासिल कर लेंगे या इसके पीछे कोई और मकसद है? अल्लाह बेहतर जाने वो क्यों उनसे मिले हैं। देखिए ना, ये हम फायर फाइटिंग करते रहते हैं और वो तो उसमें कोई कोहियन तो नहीं है, पार्टी का तो कोई फैसला नहीं, उनका जाती फैसला है। खुद उन पर भी बड़े संगीन इल्जामात हैं और उनके बारे में भी इमरान खान साहब कहते थे कि ये, मुझे कहते ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बाद में तो खैर अल्लाह के वजह से खुद भी करने लगे। मैं कह नहीं सकता कि बल्दियाती इदारों के बारे में कोई बात उसकी हुई है, अभी तो शायद नहीं हुई होगी या हो सकती है, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी है। नून लीग खामोश है। ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है, ब्रेक पर जाने से पहले एक और अहम सवाल। हारून साहब, ये हुक्म था कि जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर। क्या ये बात दुरुस्त है कि कानून में मजीद तरामीम के हवाले से सोचा जा रहा है? नहीं, ये तो फवाद साहब ने कहा, फवाद चौधरी ने, कि सियासी बुनियादों पर ही होंगे। ठीक, अब अमल करते हैं नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए रुकावटें हैं उसमें। अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली भी नहीं चाहते, सिविल सर्वेंट्स भी नहीं चाहते, रुकावटें तो उसमें बहुत हैं। फिर जब ये इलेक्शन होने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि सियासी पार्टी लीडर जो हैं, एमएन और एमपी, अपने भांजों भतीजों को खड़ा करते हैं। तरमीम और हो रही है, तरमीम ये हो रही है बराह रास्त इलेक्शन हो, और एक तरमीम ये है, वो तो खैर हो चुकी, एक तरमीम ये है कि जिला काउंसिल खत्म कर दी गई थी कि तहसील की सतह पर ही हो, लेकिन अब फिर दोबारा जिला काउंसिल बहाल की जाए। सही, ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से आएंगे। 2 और अहम मौज़ूआत हैं। एक तो गैस के हवाले से ख़वातीन तो परेशान है, मगर हर एक आम शख्स परेशान है, क्योंकि घरों में गैस नहीं आ रही। महंगाई की वजह से बाहर से खाना लाना बेहद मुश्किल है। इसका हल क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। सूडान के अंदर जो सिविलियन हुकूमत को बहाल किया, इसके अलावा जो सिद्धू के ऊपर, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जो तनकीद इस वक्त इंडिया के अंदर हो रही है, जो इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट दी, उसका क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गैस के बहरान के हवाले से हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, गैस की तो किल्लत बहुत ज़्यादा है, एलपीजी भी महंगी है, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। इसका हल क्या है? हुकूमत ने जानते हैं सब के फौरी इक़दाम नहीं किए, मगर जो अब करने चाहिए, क्या वो भी इक़दाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अब फौरी तौर पर कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, पहले बेसिक फैक्ट्स देख लें। 7 अरब क्यूबिक फीट गैस आपको चाहिए, आप पैदा कर रहे हैं 3.5 अरब, 1.25 अरब क्यूबिक फीट आप मंगवा रहे हैं। गैस बेदर्दी के साथ जाया की गई है घरों में बिजली बनाने के लिए। हालांकि पानी से डैम बनाने चाहिए थे, पानी से बिजली बनानी चाहिए थी। अयूब खान के बाद डैम कभी नहीं बने, अब कुछ डैम बनना शुरू हुए। जब गाड़ियों में आपने खुलेआम पीपल्स पार्टी के दौर में इजाजत दे दी, और उसमें जाहिर है कि वो कारोबार भी हो रहा था, रिश्वतस्तानी का अमल भी जारी था। बेतहाश 15 साल पहले हम खुद कफील थे, चोरी बहुत होती रही।
अब फौरी तौर पे LNG के सिवा कोई रास्ता नहीं था, वो उसका बर वक्त से बंदोबस्त नहीं कर सकते। इलाज इसका ये है कि ईरान से जो पाइपलाइन वो तो अपने सरहद तक बिछा चुके हैं, सही, तो आप बिछाएं, वो आधी कीमत में पड़ेगी। टर्मिनल नहीं बनाए, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त सर्दियां होंगी। किसी जमाने में लोग इसके आदी थे सर्दी से सहने के, अब लोगों में उतनी रेजिस्टेंट नहीं है, खासतौर पर शहरों में। अच्छा, टर्मिनल आपको 2 बनाने थे, आपने काम ही नहीं शुरू किया, 3 साल हो गए, अब टेंडर कर रहे हैं। खुदा जाने कितना अरसा लगेगा, जंगी बुनियादों पर करना चाहिए। ईरान से गैस लेनी चाहिए, और तापी जो मंसूबा है तुर्कमानिस्तान से, अगरचे हालात अफगानिस्तान में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन काम तो शुरू हो सकता है। अब अगर हालात खराब हों तो क्या आप काम ही छोड़ देते हैं? ये है उसका हल। और वो टर्मिनल बनाए तेजी के साथ, और जहां वेस्टेज रोकी जा सकती है वहां उसको रोका जाए। अब खाद भी उसी से बना रहे हैं, और बिजली भी उसी से बना रहे हैं, और घरों में भी। अब घरों में तो खैर अब मुयसर नहीं है, अब तो बराह नाम ही मुयसर। ठीक है, लेकिन रशियन पाइपलाइन जो है हारून साहब रूस की तरफ से आ रही है, रशियन पाइपलाइन आपने बहुत अहम बात पॉइंट आउट की। रशियन पाइपलाइन जो है वो देखिए मुआहदे की शरात तय हो गई, वफद दुबई पहुंच गया, मैंने आपको बताया था। उस पर काम होना चाहिए, वो लाहौर तक बनाना चाहते हैं, उसमें खुदा जाने कौन रुकावट है। मैंने आपसे कहा था कि वजीर आजम को खुद इसका कोई इजलास बुलाना चाहिए और खुद बैठ के उसका फैसला करना चाहिए कि जी वो महंगी पड़ेगी। अजीब बात है, महंगी पड़ेगी, यानी गैस है ही नहीं मुल्क में, और पाइपलाइन के जरिए आए तो आधी कीमत में पड़ती है, और वैसे कार्गोस महंगे दामों में मंगवाने को तैयार हैं। वो तो बादल कोई बंदोबस्त ही नहीं है। जैसे ये कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि पहले अदारों को बेहतर बनाएंगे फिर बेचेंगे, यानी मजीद 500 अरब रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जाया करके फिर बेचेंगे। बस खुदा के बंदो जान चढ़ाओ PI से, रेलवे से जो प्राइवेटाइज जो कुछ किया जा सकता है उसको किया, और स्टील मिल का इसी तरह ये मामला है कि वो अपना महंगी पड़ेगी, हम लोकल बना लेंगे। बना लेना फिर लोकल, शुरू करें, फिर शुरू क्यों नहीं कर रहे आप? ठीक है हारून साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि अगर रूसी पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू हो जाता है, इसको मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर इकदाम उठाया जाता है, तो मजीद कितना अरसा दरकार होगा कि गैस बाकायदा आ जाएगी और जल्द घरों तक पहुंच जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी? मैं ये नहीं कह सकता कितना अरसा लगेगा, लेकिन रूसियों का तजुर्बा इस मैदान में सबसे ज्यादा है। एक तो उनके पास गैस बहुत है, दूसरा ये है कि यूरोप को उन्होंने गैस दी है, बहुत से ममालिक को। जर्मनी में दूसरी पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ऑब्वियसली वो नहायत तेजी के साथ काम करना चाहेंगे। हमारे यहाँ तो इसका तजुर्बा नहीं है, तो जाहिर है कि वो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हारून साहब आगे बढ़ते हैं। एक और मामला है नवजोत सिंह सिद्धू साहब का। वो बाबा गुरु नानक की 552वीं यौम पैदाइश की तकरीबात के लिए पाकिस्तान आए थे, मगर उनको एक बयान देना काफ़ी महंगा पड़ रहा है इंडिया में। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ गई है वहाँ पे। गुजारिश ये है कि मसला और है, मसला ये सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू का नहीं है। मसला ये है कि जब ये रास्ता खोल दिया गया करतारपुर राहदारी के हवाले से, करतारपुर राहदारी का, तो इसके सियासी असरात मुरतब होने लगे। सिख बड़े, इससे अभी चीफ मिनिस्टर ने भी खराज तहसीन पेश किया है। सिख इस पे बहुत शाद हुए, एक जमाने से उनकी आरजू थी, उनका मुकद्दस मजहबी मकाम है और वो बहुत पुरजोश हैं। भाई उनका तो ले दे कि गुरु नानक ही है ना सब कुछ, जो कुछ भी है जी। तो वो उसकी वजह से परेशान थे और रोके रखा, कोरोना का बहाना बनाया। फिर हमारा मुआहदा उनके साथ ये था कि 15 दिन का नोटिस देंगे। अब उन्होंने अचानक कहा जी खोल दें, हमने वो 15 दिन का नोटिस को भी भुला के फौरन उसको खोल दिया जी। बाकी रह गए नवजोत अपना सिद्धू साहब, तो वो तो चुप रह नहीं सकते ना, आपको पता है ना। वो तो शरारत भी करते हैं और दबंग आदमी है, और वो समझते हैं कि मुझे इसका सियासी तौर पर भी फायदा होगा, लिहाजा सिद्धू की मुखालफत से कुछ नहीं होगा। इससे उसका इमेज सिखों में बेहतर होता चला जाएगा, मुखालफत भी होती रहे, उसे फायदा पहुंचेगा इसका। ठीक है, लेकिन हारून साहब एक कह चुके हैं कि सिद्धू तो पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएगा।
सही है, लेकिन अरुण साहब तकलीफ दे अमल सही, तकलीफ दे बात ये होती है अरुण साहब कि जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी खेल से मुंसलिक हो, तो उन्हें अमन के पैगंबर के तौर पे समझा जाता है। गौतम गंभीर साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सिद्धू साहब अपना बेटा या बेटी बॉर्डर पे भेजें, तो फिर इस स्टेट को, पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी के तौर पर नॉमिनेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वहां के हेड को फिर अपना बड़ा भाई कहे। कितना तकलीफ दे अमल है ये? नहीं, वो आप क्या तवक्को रखते हैं? वहां पूरा माहौल ऐसा हो चुका है, मुसलमानों को किराए पे मकान नहीं मिलते मुंबई में, उन मुसलमानों को नहीं मिलते। आप देखिए शाहरुख के साथ क्या हुआ जी, उसके साथ दूसरे के साथ क्या होता है, वो खत्म हो गया और उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें होती रहती है। वो तो पूरा माहौल ही ऐसा है, वो अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोसेस में मुल्क तबाह हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।